एक साधारण व्यक्ति का असाधारण अंत, आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है एक आम इंसान का सपना क्या होता है? एक अच्छी नौकरी, रहने के लिए एक प्यारा सा घर, माता पिता को सुखद जीवन देना और एक खुशहाल परिवार। इन सपनों को पूरा करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं। पूरी ईमानदारी से ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति ने भी किया और उसे वो सब कुछ हासिल हो गया जिसकी उसने कल्पना की थी। लेकिन फिर अचानक उसकी और उसके परिवार की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। परिवार के सदस्य ऐसे उलझे हुए रहस्यों में खो गए जिन्हें सुलझाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा, कभी पुलिस स्टेशन, कभी बड़े अधिकारियों के दफ्तर, तो कभी अदालत की चौखट पर। इस मामले में पुलिस तो क्या, मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर जो सच्चाई सामने आई उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना के अजीबोगरीब मामले की। यह घटना राजस्थान के एक प्रतिष्ठित जिले कोटा से शुरू होती है। यहीं रामगंज मंडी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 32 वर्षीय चेतन प्रकाश गलाना रहते थे। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। उनकी पत्नी 28 वर्षीय अनीता मीणा झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी की निवासी थी। वह एक सरकारी शिक्षिका थी और असनावर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थी। चेतन और अनीता के दो प्यारे बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा लगभग 4 महीने का। दोनों ही बेटे थे। यह बात साल 2018 के आसपास की है। उन दिनों चेतन अपनी नौकरी के कारण दिल्ली में रहते थे और अनीता अपनी नौकरी के चलते झालावाड़ में। चेतन हर महीने 1-2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर राजस्थान आते रहते थे। जब भी वे राजस्थान आते तो सबसे पहले अपने माता पिता से मिलने कोटा के रामगंज मंडी जाते। उसके बाद वे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने आते। पति पत्नी ने मिलकर झालावाड़ के एक हाउसिंग बोर्ड में अपना खुद का घर भी खरीद लिया था। जून 2017 के आसपास अनीता अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहती थी। इससे पहले जब यह घर नहीं था तो वह अपने मायके में रहती थी क्योंकि स्कूल वहां से नजदीक था। नया घर लेने के बाद वे यहीं शिफ्ट हो गए। इस घर में दोनों परिवारों का भी आना जाना लगा रहता था। सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बेटा और बहू दोनों अच्छी सरकारी नौकरी पर थे, अच्छी कमाई कर रहे थे। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके थे जिससे उनका परिवार पूरा और सुखी था। हर मायने में यह परिवार अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन डे का दिन। इसी दिन चेतन प्रकाश 2 दिनों की छुट्टी लेकर राजस्थान आए। हमेशा की तरह वे पहले अपने माता पिता से मिलने गए और कुछ घंटे उनके साथ बिताए। शाम करीब 6 बजे उन्होंने झालावाड़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। आमतौर पर वे 1 घंटे में आसानी से अपनी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच जाते थे। उन्होंने इसी बीच अपनी पत्नी को फोन करके सूचित भी किया कि वे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब घर पर पत्नी और बच्चे बेसब्री से चेतन का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीच में पत्नी के पास चेतन की ओर से एक मैसेज भी आया कि वे ऑटो रिक्शा से पाटन होते हुए आ रहे हैं। समय निकलता गया, रात होने लगी। अब रात के 8 बज गए थे लेकिन चेतन अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। पत्नी को थोड़ी चिंता होने लगी। 6 बजे ही ट्रेन से पति रवाना हुए थे लेकिन 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे। अनीता ने जानकारी के लिए पति को फोन किया लेकिन अब उनका फोन रहस्यमय तरीके से बंद हो चुका था। वे कॉल नहीं उठा रहे थे। कई बार अनीता ने उनका फोन ट्राई किया। इसके बाद उन्होंने अपने ससुर को फोन किया। उन्होंने पूछा कि चेतन कब वहां से निकले थे और अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। यह सुनकर ससुर जी को भी हैरानी हुई। अनीता ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भी फोन लगाया जिनके यहाँ चेतन अक्सर जाते थे, लेकिन किसी को भी चेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे उनके घर नहीं आए थे। इसके बाद अनीता ने अपने और भी करीबी रिश्तेदारों को फोन किया। इन्हीं में से एक थे मनमोहन मीणा, जो गायत्री कॉलोनी में रहते थे, वही जगह जहां अनीता का मायका था। वह रिश्ते में चेतन प्रकाश के साले साहब लगते थे, यानी अनीता के भाई थे। मनमोहन मीणा ने अपनी बहन से कहा कि वह चिंता न करे, वे खुद चेतन को ढूंढने निकलेंगे। वे निकल पड़े। जानकारी के अनुसार चेतन झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर ऑटो रिक्शा में बैठे थे और तभी उन्होंने बहन को मैसेज करके बताया था कि वे पाटन होते हुए आ रहे हैं। इसी के अनुसार मनमोहन मीणा उन रास्तों पर गए और पता करते रहे। खोजते खोजते वे झालापाटन भवानी मंडी मार्ग पर पहुँचे। यहीं पर रलायता रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। मनमोहन मीणा ने देखा कि वहाँ कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब वे पास गए
तो देखा कि उनके जीजाजी चेतन प्रकाश बेसुध हालत में पड़े हुए थे। आखिर उन्हें क्या हो गया था? वे यहाँ क्यों और कैसे आए? फौरन मनमोहन मीणा ने कुछ लोगों की मदद से अपने जीजाजी को एसआरजी अस्पताल पहुंचाया। उनकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने भी उन्हें अस्पताल में चेक किया और बताया कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनते ही मनमोहन मीणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बहन और बाकी सबको इस दुखद घटना की सूचना दी। अस्पताल स्टाफ ने पुलिस को भी सूचित कर दिया। अब झालावाड़ सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घर से परिजन और रिश्तेदार भी वहां आए। आखिर चेतन को क्या हुआ था? उनके शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था। कपड़े भी ठीक ठाक साफ सुथरे थे, कहीं कोई सिलवटें नहीं थी। देखकर ऐसा भी नहीं लगा कि उनका किसी के साथ मारपीट हुई हो या कुछ अजीब हुआ हो, पर फिर भी चेतन प्रकाश को क्या हुआ? उनके साथ ऐसी अनहोनी कैसे हो गई? इसके बाद अगले दिन 15 फरवरी को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बीआरएस अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की देखरेख में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा सारी प्रक्रिया हुई। चेतन प्रकाश कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, वे एक आईबी ऑफिसर थे और यह मामला बड़ा और हाई प्रोफाइल था। डॉक्टरों ने उनके कुछ सैंपल सुरक्षित करके जयपुर एफएसएल भेज दिए। इस पोस्टमार्टम में डॉक्टरों को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर चेतन के साथ जो भी अनहोनी हुई उसके पीछे का कारण क्या था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि चेतन के हाथों और पैरों के नाखूनों में थोड़ा नीलापन था। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता था, यह तो विस्तृत जांच, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बाद ही पता चल सकता था। इसी 15 फरवरी को चेतन के पिता महादेव मीणा जी ने सदर थाने में अपने बेटे की संदिग्ध परिस्थिति को देखते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सीआरपीसी सेक्शन 174 के तहत केस दर्ज कर लिया। सभी लोग यही मानकर चल रहे थे कि किसी बीमारी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। शायद हृदय ने काम करना बंद कर दिया हो और अचानक ही यह सब कुछ हो गया था। यह मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ था क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था, सभी दुखी थे। एक तरफ पत्नी बच्चों को लेकर रो रही थी, दूसरी तरफ बाकी परिवार के लोग। एक बिंदु पर पुलिस को यह भी लगा कि कहीं कोई बाहरी ताकत या कोई खुफिया एजेंसी तो चेतन प्रकाश के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि वे एक आईबी ऑफिसर थे, अंदर के आदमी थे। हो सकता है उन्हें कुछ रहस्य पता हो जिसकी जानकारी उन्हें चाहिए थी और जब नहीं मिली तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, या फिर उन्हें उस देश की कोई जानकारी पता लग गई हो। वक्त बीत रहा था लेकिन केस अभी भी वहीं का वहीं था। इसी दौरान चेतन प्रकाश के पिताजी भी इधर उधर भटक रहे थे, चक्कर काट रहे थे, केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 5 मार्च 2018 को एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वैसे अभी तक केस में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। पहले झालावाड़ सदर थाने गए थे, लेकिन वहां सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ, तब भी केस में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वहां भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद पिता ने 9 मार्च को लिखित में एक शिकायत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट की। इसके अगले दिन 10 मार्च को हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन चेतन के साथ असल में क्या हुआ था यह अभी भी कंफर्म नहीं था। उनके पिताजी लगातार जगह जगह भटक रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे कि अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसे करते करते लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जाकर कोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज होती है सदर थाने में आईपीसी 302 और 120 बी के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ। पिताजी ने कहा कि वे और उनका परिवार पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। उन्हें किसी से भी पूछताछ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट बनाई गई, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी कर रहे थे। इसमें सदर थाना प्रभारी, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कुछ और कांस्टेबल और कई अन्य अधिकारी शामिल थे। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश हुई कि घटना वाले दिन यानी 14 फरवरी को चेतन प्रकाश का रूटीन क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी। उनके परिवार के लोगों से जैसे कि पत्नी, पिता, भाई, सबसे पूछताछ की गई। उस दिन कौन कौन से लोग चेतन से मिले थे, दिल्ली और राजस्थान के बीच वे कहां जा सकते हैं या गए होंगे। पुलिस को हर चीज, हर जानकारी चाहिए थी। दिल्ली में चेतन के सहकर्मियों से भी बातचीत की गई। साइबर टीम ने उनकी उस समय की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री भी निकलवाई। उनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया, कहीं कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो, हाल के समय में किसी के साथ बहसबाजी हुई हो
या झगड़े जैसी वारदात हुई हो। एक और सवाल था कि चेतन रलायता रेलवे क्रॉसिंग पुलिया के पास क्या करने गए थे, जबकि वे तो ऑटो से पाटन होते हुए फ्लैट जा रहे थे। यह भी हो सकता है कि घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें यहाँ लाकर फेंका गया हो। पुलिस की निगाह एक और चीज पर पड़ी। जब वे चेतन के फोन की एक्टिविटी चेक कर रहे थे तो 14 फरवरी की रात 8:30 बजे तक उन्हें साले साहब ने ढूंढकर अस्पताल भिजवा दिया था। पर उस समय चेतन के पास उनका कोई भी फोन नहीं था, बल्कि पुलिस को जांच में मिला कि तब भी मोबाइल फोन एक्टिव था और काफी समय बाद जाकर स्विच ऑफ हुआ। यानी जिसने भी घटना को अंजाम दिया, चेतन का फोन उसके पास रहा होगा। उसी ने ही शायद अनीता को मैसेज किया था ताकि परिवार घबराकर पुलिस को न बताए कि वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की टीमें रामगंज मंडी, रलायता, झालावाड़ रेलवे स्टेशन और जहां जहां भी चेतन गए थे वहां वहां जाकर छानबीन करती है। रेलवे क्रॉसिंग के पास तलाशी ली गई, शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। चेतन की जिंदगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो उनकी शादी अनीता से 21 जनवरी 2011 को हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी सबकी सहमति से हुई थी। उस समय अनीता 2nd ग्रेड की सरकारी टीचर थी झालावाड़ में ही। 2008 में उनका सिलेक्शन 3rd ग्रेड की पोस्ट पर हुआ था। फिर बाद में उनका प्रमोशन होकर 2nd ग्रेड में हुआ। जब उनकी शादी हो गई तो उसके करीब 6 महीने के बाद चेतन प्रकाश की भी IB में ज्वाइनिंग हो जाती है और पोस्टिंग दिल्ली में हुई। 2012 में उनका बड़ा बेटा हुआ। पहली संतान पाकर परिवार खुश था। वैसे उस वक्त अनीता अपने मायके में रहा करती थी, क्योंकि वहां से स्कूल करीब था। जब वे असनावर स्कूल में पोस्टेड थी तो दिसंबर 2014 में एक नई महिला टीचर की भी नियुक्ति होती है। वह भी विवाहित थी। कभी कभी उनके पति स्कूल में ड्रॉप करने के लिए और छुट्टी होने के बाद पिक करने के लिए आते रहते थे। उनके पति का नाम था प्रवीण राठौर। यह झालावाड़ पुलिस के गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने जाने के दौरान इनकी मुलाकात अनीता मीणा से होती है। जब अनीता ने इनको पहली बार स्कूल में देखा तो उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वे बचपन से ही प्रवीण को जानती थी। लगभग क्लास 7वीं से दोनों पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों अलग हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। प्रवीण राठौर झालावाड़ में ही मंगलपुरा रोड के पास रहता था। बचपन में खेलने कूदने के दौरान, स्कूल आने जाने के दौरान दोनों में जान पहचान हुई थी, लेकिन जब वे बड़े हो गए तो अपने अपने रास्ते चले गए। पर अब कई सालों के बाद फिर से इनकी मुलाकात होती है। साल 2015 में जब रक्षाबंधन का त्योहार था तो अनीता ने प्रवीण को घर पर बुलाया। उस समय चेतन प्रकाश भी यहीं पर मौजूद थे। अनीता अपने पति को प्रवीण से मिलवाती है और पुरानी यादों के बारे में बताया। इसके बाद अनीता ने प्रवीण को राखी बांधी। दोनों एक दूसरे को मुंह बोले भाई बहन मानते थे। जून 2017 में अनीता और चेतन ने मिलकर जो हाउसिंग बोर्ड में घर खरीदा था उसको भी प्रवीण ने ही दिलवाया था। इसने ब्रोकर का काम किया था। वह घर पति पत्नी ने 35 लाख रुपए में खरीदा। इसमें से 1 लाख रुपए प्रवीण ने ब्रोकर के रूप में लिए। वैसे कभी कभी प्रवीण अपनी मुंहबोली बहन से मिलने के लिए भांजे को देखने के लिए आता रहता था। इधर वर्तमान समय की बात करें तो पुलिस चेतन के करीबी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, फोन के बाकी डेटा सब कुछ जांचे जा रहे थे। इसमें अनीता का भी मोबाइल था, लेकिन इसके फोन में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी डेटा नहीं था, जैसे पूरे मोबाइल को क्लीन करके सारा डेटा मिटा दिया गया हो। पर ऐसा अनीता क्यों करेगी? खैर, पुलिस ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स से डेटा रिट्रीव करवाया। इसमें पता चला कि अनीता की अपने मुंह बोले भाई प्रवीण से काफी ज्यादा कॉल पर बातचीत होती थी। चेतन के साथ हुई उस घटना वाले दिन भी अनीता ने प्रवीण से काफी बात की थी। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या महत्वपूर्ण था जो इतनी बार कॉल आए गए? हालांकि उनकी पहले भी बात होती रहती थी। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं जो अनीता और उसके पति चेतन के थे। इसमें दोनों किसी बात को लेकर झगड़ा करते नजर आए। पति पत्नी के बीच किस बात का तनाव था, इसके बारे में पुलिस चेतन के परिवार से पूछती है। वे बताते हैं कि पिछले कई महीनों से अनीता और चेतन के रिश्ते ठीक नहीं थे। आए दिन झगड़े होते थे। उन झगड़ों की वजह थी प्रवीण। चेतन को प्रवीण का घर पर आना पसंद नहीं था। ससुराल के लोग भी जब फ्लैट में जाते थे तो प्रवीण वहां मौजूद होता था। इन्होंने भी उसको कई बार कहा कि ऐसे यहाँ मत आया करो, जब चेतन घर पर हो तभी आओ। भले एक दूसरे को भाई बहन मानते हो, लेकिन ऐसे आना ठीक नहीं है। लेकिन प्रवीण मानता नहीं था।
वह अक्सर ही अनीता से मिलने के लिए फ्लैट में आता था। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस ने सोचा कि एक बार प्रवीण से बात करनी चाहिए, शायद उसको चेतन के बारे में कुछ पता हो। अभी तक प्रवीण राठौर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में कांस्टेबल बन चुका था। वह झालावाड़ में पोस्टेड था। इन्वेस्टिगेशन करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई। अब जून का महीना आ गया। पुलिस की टीम प्रवीण के घर पर पहुंची। घर वाले बताते हैं कि बेटा तो 14 जून को ही शहर से बाहर चला गया था। उसने कहा कि उसको कुछ सरकारी काम आ गया है, अजमेर जाना है। अगर उसका फोन स्विच ऑफ भी हो जाए तो चिंता मत करिएगा, जरूरी काम के चलते बंद करना पड़ सकता है। इतना कहकर वह चला गया। अब पुलिस अपनी तरफ से पता करती है, पर ऐसा कोई भी सरकारी काम नहीं था। किसी भी तरह की ड्यूटी प्रवीण को नहीं सौंपी गई थी। फिर वह क्यों जाएगा? अब पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती है कि प्रवीण इस घटना में शामिल हो सकता है। उसको पता चल गया होगा कि पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आने वाली है, तभी भाग गया। टेक्निकल टीम ने इसकी भी सारी कॉल डिटेल्स और बाकी जानकारी निकाली। इससे एक और आदमी का पता चलता है। उसका नाम था शाहरुख खान। घटना वाले दिन इसकी भी प्रवीण से काफी बातचीत हो रही थी। लगातार ये दोनों संपर्क में थे। अब पुलिस ने इसके बारे में पता लगाया। यह आदमी झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था और वाहनों की खरीद फरोख्त आरटीओ एजेंट के रूप में काम करता था। 19 जून 2018 तक पुलिस इसको हिरासत में लेने में कामयाब हो जाती है। इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ हुई। अब जाकर कहानी की सारी परतें खुलनी शुरू हो जाती है। आखिर चेतन के साथ ऐसा क्या किया गया था कि कोई भी सुराग किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। यहाँ तक कि 4 मई की तारीख वाली एक एफएसएल रिपोर्ट 9 मई को पुलिस के पास आई थी। उसमें भी 3 अलग अलग सैंपल्स की जांच हुई। इसमें भारी धातु, हैवी मेटल, इथाइल मिथाइल ओएच, अल्कोहल, अल्कलॉइड, साइनाइड, बारबिट्यूरेट, ट्रैंक्विलाइजर, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ऐसे हर तरह के केमिकल्स को टेस्ट किया गया, पर वो सब कुछ भी नेगेटिव आया था। अब शाहरुख खान पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है। यह शुरू से अंत तक प्रवीण के साथ सहयोगी था। प्रवीण इसे दिसंबर 2017 में मिला। इसने इससे कहा कि इसकी एक बहन है, उसका पति उसे परेशान करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, उसको रास्ते से हटाना है। प्रवीण ने चेतन के असली काम के बारे में शाहरुख को नहीं बताया कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर ऑफिसर है। बस कहा कि दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है, कहीं वह डर कर पीछे न हट जाए। प्रवीण ने इसको 3 लाख रुपए दिए सुपारी के रूप में। यह चेतन का नाम पता भी बताता है। अब शाहरुख ने अपने कुछ साथियों को इस साजिश में जोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने 5 से 7 बार उसको रास्ते से हटाने का प्रयास किया था। पहला प्रयास 25 दिसंबर 2017 को हुआ। चेतन जब झालावाड़ से वापस दिल्ली जा रहा था तो कुछ बदमाश उसी ट्रेन में जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ट्रेन से बाहर धक्का दे देंगे। उस समय सर्दी का मौसम था, सभी लोग मफलर लगाकर घूम रहे थे। इसी वजह से चेतन भी आंखों से ओझल हो गया और बच गया। दिल्ली तक जाकर भी बदमाश लौट आते हैं। इधर शाहरुख और इसके साथियों का काम जारी था। उधर प्रवीण ने एक और तरकीब सोची। इसका एक दोस्त था संतोष निर्मल। यह आदमी मेडिकल फील्ड में था। यह एक राजकीय हीरा कंवर महिला अस्पताल और एक अन्य निजी अस्पताल में बतौर मेल नर्स काम कर चुका था और एक ऑर्थोपेडिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा था। संतोष और प्रवीण साथ में जिम करते हुए और क्रिकेट खेलते हुए मिले थे। तभी से दोनों में जान पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। प्रवीण संतोष से संपर्क करके केमिकल्स के बारे में जानकारी लेता है। वह ऐसे केमिकल के बारे में जानना चाहता था जिससे इंसान का तुरंत काम तमाम हो जाए और किसी मेडिकल रिपोर्ट में भी न आए। संतोष ने कहा ठीक है, यह पता करके बताएगा। प्रवीण भी बकायदा उसके बारे में रिसर्च करता है, इंजेक्शन लगाने का तरीका सीखता है, कैसे बोतल से कोई दवा इंजेक्शन में ली जाती है, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। 31 दिसंबर 2017 को संतोष 500 mg या 10 ml की 2 बोतलें ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम से चोरी करके प्रवीण को देता है। हम आपको उस दवा का नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स अक्सर करते हैं। इसीलिए कोई भी डॉक्टर इस केमिकल के बारे में पता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसी केमिकल का यूज करके वे छानबीन कर रहे थे। इसीलिए किसी भी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करते थे, नजरअंदाज कर देते थे। अब जब डॉक्टर खुद ही इसका यूज कर रहे हैं तो मेंशन करने की क्या जरूरत है। इसलिए चेतन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कथित तौर पर प्रवीण ने संतोष से यह कहकर केमिकल मांगा था कि किसी पार्टी में उसका नशा करना है, पर यह कितना झूठ और सच है यह थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा।
प्रवीण को पता चलता है कि 4 जनवरी 2018 को फिर से चेतन झालावाड़ आने वाला है। इस बार प्रवीण ने झालावाड़ के नला मोहल्ला निवासी शाकिर से बात की, जो ट्रक ड्राइवर था। इसको 10,000 रुपए दिए। अब यह सड़क पर काम को अंजाम देना चाहते थे ताकि यह कोई हादसा लगे। प्लान के तहत जैसी सोच थी, चेतन यहाँ पर आता भी है। यह यहाँ पर आने के बाद स्कूटी से कहीं जा रहा था। इसका ट्रक से पीछा किया जाता है, लेकिन सुकेत नामक जगह पर वह तेजी से स्कूटी चलाकर निकल गया। ट्रक पीछे ही रह जाता है। यह प्लान फेल हो गया। अब फिर से अगले दिन 5 जनवरी का प्लान बनता है। इस दिन भी चेतन स्कूटी से निकलने वाला था। शाकिर, फरहान और प्रिंस ये तीनों ट्रक से चेतन का पीछा करते हैं। वैसे फरहान और प्रिंस शाहरुख के ही साथी थे। ये लोग झिर्रिया घाटी स्थित हनुमान जी मंदिर के पास अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं। चेतन स्कूटी से गिर गए, उन्हें काफी चोटें आईं। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई। अस्पताल में एडमिट किया गया। खुशकिस्मती से वे ठीक थे, गहरी चोटें नहीं आई थी, लेकिन स्कूटी को काफी नुकसान हुआ था। अब पुलिस अस्पताल में चेतन का स्टेटमेंट लेने के लिए आती है। प्रवीण भी यहाँ पर था। इसने रिपोर्ट में लिखवाया कि रास्ते में जानवर आ गया था, जिससे इन्होंने अपना संतुलन खो दिया, जबकि पीछे से तो ट्रक आया था। दरअसल प्रवीण ने चेतन को समझाया कि अगर ट्रक की बात आई तो स्कूटी के डैमेज का क्लेम नहीं मिल पाएगा, रिपेयर कराने में खुद के पैसे जाएंगे, जबकि यह प्रवीण की साजिश थी। अगर सच लिखा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, शाकिर को पकड़ेगी, फिर भांडा फूट जाएगा। जानबूझकर 5 जनवरी की रिपोर्ट भी 12 जनवरी को सबमिट की गई, जब चेतन दिल्ली में था। तब भी प्रवीण और शाहरुख ने वहां पर बदमाश भेजे, लेकिन फिर सोचा कि यह हाई सिक्योरिटी वाली जगह है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जा सकते हैं। ऊपर से घटना भी ऐसे अंजाम देना था ताकि यह प्राकृतिक लगे, साजिश न लगे। ऐसा ही ये लोग 5 से 7 बार प्रयास करते हैं। अंतिम में उस केमिकल का इस्तेमाल किया जिसे प्रवीण ने संतोष से लिया था। 14 फरवरी को फिर से चेतन झालावाड़ आने वाला था। अब इन्होंने अच्छे से प्लानिंग की, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब चेतन रामगंज मंडी अपने माता पिता से मिलने गए तो इधर से प्रिंस शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ देता है। यहाँ से शाहरुख ने चेतन के घर से ही पीछा करना शुरू कर दिया। ट्रेन में भी पीछा कर रहा था। इधर झालावाड़ रेलवे स्टेशन के पास फोर्ड फिगो कार में प्रवीण, फरहान और प्रिंस इंतजार कर रहे थे। चेतन ट्रेन से यहाँ पर आता है और पैदल ही घर पर जाने लगा। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते पर प्रवीण ने तीनों साथियों की मदद से उसे जबरदस्ती कार की पिछली सीट पर बिठा लिया और चल पड़े। वे कार को आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दीघाटी रोड पर ले गए। यहाँ पर प्रवीण और चेतन के बीच बहस होती है। अब इसका विषय क्या था? वह था एक बच्चा। दरअसल अनीता दोबारा से गर्भवती हुई थी। अक्टूबर 2017 में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। उसी बच्चे को लेकर दोनों में बहस हुई। फिर प्रवीण को इशारा करते ही इसके साथियों ने चेतन के हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रवीण 2 इंजेक्शन तैयार करता है और दोनों पैरों में जांघों के पास लगा दिया। इससे चेतन बेहोश होने लगे। फिर उसके नाक पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे बिना हाथापाई, बिना मारपीट के काम को अंजाम दिया गया। चेतन का मोबाइल प्रवीण ने ले लिया और उससे उसकी पत्नी को मैसेज किया कि ऑटो से पाटन होते हुए आ रहा हूँ। यह बस सबको गुमराह करने के लिए था। फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास उसको फेंक देते हैं। शाहरुख ने खुलासे में बताया कि इस साजिश में फरहान, प्रिंस, संतोष निर्मल, प्रवीण राठौर, इनके अलावा चेतन की पत्नी अनीता भी शामिल थी। 19 जून को पुलिस ने शाहरुख को उठाया था। 21 जून को ट्रक चालक शाकिर को उठाया गया। 22 को संतोष को पकड़ा जाता है। 24 जून को प्रिंस भी पकड़ा गया। यह आरटीओ में साफ सफाई का काम करता था। इसको साजिश में जोड़ने के बाद शाहरुख रोज 50 रुपए देता था।